उपराष्ट्रपति ने बेंगलुरु में नशा मुक्त भारत संगोष्ठी को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए समग्र समाजी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नशा को नो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बने। राष्ट्रपति ने श्वसन चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य से अधिक शोध करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज विक्टोरिया माहे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यह मुलाकात सेशेल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह के दौरान हुई। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री रामगुलाम के पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उनके साथ यह चौथी मुलाकात है। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस विकास और प्रगति को भारत द्वारा दिए जाने वाले महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, वर्तमान द्विपक्षीय परियोजनाएं मॉरिशस के स्वास्थ्य सेवा, संपर्क सुविधा, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी में योगदान देगी। दोनों प्रधानमंत्री ने भारत के विजन महासागर नेबरहुड फर्स्ट पड़ोसी पहले नीति के तहत भारत मॉरिशस के बीच बढ़ती हुई रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के प्रति साझा प्रतिबद्धता की सहमति प्रकट की। दोनों नेताओं ने आपसी विकास और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखना की बात दोहराई। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 135वीं कड़ी में अपने संबोधन की झलकियां साझा की। प्रधानमंत्री की सेशेल्स की राजकीय यात्रा 27 से 29 जून 2026 तक। सेशेल्स की अपनी राजकीय यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने आज माहे द्वीप में विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में आधिकारिक वार्ता की। भारत और सेशेल्स के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संयुक्त स्मारक लोगो जारी किया गया। इसके बाद क्षमता विकास, CPI, स्वास्थ्य, कृषि, पोत परिवहन, अंतरिक्ष प्रत्यावर्तन तथा ऋण सहायता, लाइन ऑफ क्रेडिट के क्षेत्रों में कई समझौते ज्ञापन आदान प्रदान किए गए। इन ऋण सहायता लाइन ऑफ क्रेडिट की राशि 1250 करोड़ रुपए है। परिणामों की सूची। प्रधानमंत्री की सेशेल्स की राजकीय यात्रा। सेशेल्स सरकार को एक तेज गति वाला गश्ती पोत उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। सेशेल्स रक्षा बलों को 10 उपयोगी वाहन और लेजर रेडियल श्रेणी की 5 नौकाएं सौंपी गई। सेशेल्स सरकार को 6 एम्बुलेंस सौंपी गई। सेशेल्स सरकार को 500 मीट्रिक टन चावल सौंपा गया। सेशेल्स सरकार को 8500 मीट्रिक टन सीमेंट सौंपा गया। घोषणा में भारत और सेशेल्स के बीच राजकीय संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक लोगों का अनावरण किया गया। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा केंद्र के लिए वर्चुअल शिलान्यास समारोह। सेशेल्स तटरक्षक बल के लिए PS जोरोस्टर के नवीनीकरण प्रकार पूरा हुआ। ग्लास कॉकपिट के साथ एक डॉर्नियर मिशन का अपग्रेडेशन। सेशेल्स का आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल हुआ। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान और सेशेल्स के विदेश एवं प्रवासी मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन या समझौता प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदान प्रदान और क्षमता निर्माण के माध्यम से सेशेल्स विदेश मंत्रालय और SSIFS के बीच संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स के बीच समझौता ज्ञापन। समझौते के तहत सेशेल्स में UPI डिजिटल भुगतान अवसंरचना लागू करने और भुगतान प्रणाली में व्यापक सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे। जन औषधि योजना के अंतर्गत मेसर्स HLL लाइफ केयर लिमिटेड और सेशेल्स गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता। यह समझौता जन औषधि योजना के तहत भारत से सेशेल्स की सस्ती जेनेरिक दवाओं और चिकित्सा सामग्री के निर्यात को सुगम बनाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सेशेल्स के मत्स्य कृषि और ब्लू इकोनॉमी मंत्रालय के कृषि विभाग के बीच कृषि अनुसंधान और शिक्षा सहयोग तथा 2026 से 2031 कार्य योजना संबंधी समझौता ज्ञापन और कार्य योजना का उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान प्रशिक्षण और तकनीकी अध्ययन के क्षेत्रों में ICAR और सेशेल्स कृषि विभाग के बीच घनिष्ठ सहयोग को विकसित करना और बढ़ावा देना तथा तेज करना है। भारत और सेशेल्स के बीच प्रत्यारोपण संधि। इस संधि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच फरार अपराधियों के प्रत्यार्पण के कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करना। सेशेल्स के परिवहन, बंदरगाह और नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा भारत के पत्तन पोत परिवहन एवं जलवार मंत्रालय के बीच सेशेल्स ध्वज वाले जहाज़ों पर सेवा के लिए नाविकों के प्रशिक्षण और प्रमाणन की मान्यता संबंधी समझौता ज्ञापन। इस समझौते ज्ञापन से सेशेल्स के ध्वज वाले जहाज़ों पर सेवा के लिए भारतीय नाविकों के प्रशिक्षण और प्रमाणन को मान्यता प्राप्त करने में सुविधा होगी। सेशेल्स सरकार और भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक के बीच अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता। इस समझौते का उद्देश्य फरवरी 2026 में राष्ट्रपति हरमिनी की भारत यात्रा के दौरान घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के तहत सेशेल्स की प्राथमिकता वाली अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को समर्थन देना। भारत सरकार और सेशेल्स सरकार के बीच वायु अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग एवं समन्वय एवं अन्वेषण में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन। इस समझौते का उद्देश्य उपग्रह अनुप्रयोगों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। भारत सरकार और सेशेल्स सरकार के बीच नए सेशेल्स राष्ट्रीय अस्पताल की कार्य प्रारंभिक तैयारियों पर समझौता ज्ञापन। यह समझौता नए सेशेल्स राष्ट्रीय अस्पताल के विकास के लिए द्विपक्षीय सहयोग का एक रूपरेखा ढांचा स्थापित करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सेशेल्स की नेशनल असेंबली में संबोधन। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के विशेष सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया। सेशेल्स के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने एक समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आज राष्ट्रपति के विशेष सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री को यह सम्मान उनके हरित नेतृत्व, विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के प्रयासों और नीली अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और लघु द्वीप विकासशील राज्यों की विकासात्मक आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। यह पहली बार है जब यह विशेष सम्मान प्रदान किया गया।
सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ भारत के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री का प्रेस वक्तव्य। मन की बात की 135वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी नरसिम्हा राव जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिटेन में हुए सफल बैठकों के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने ग्रीस पहुंचे हैं। भारत ग्रीस स्टार्टअप वार्ता से सीमा पार नवाचार संबंधी साझेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता में भारत ग्रीस के मध्य निवेश और औद्योगिक सहयोग को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल यूनाइटेड किंगडम में अपनी सफल बैठकों के बाद अब एक उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए ग्रीस के एथेंस जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, निवेश प्रवाह और रणनीतिक आर्थिक सहयोग का विस्तार करना है। श्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर में बाघों के पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। बाघों का संरक्षण वनों, जल क्षेत्रों, समृद्ध जैव विविधता की भी रक्षा करता है। मंत्री ने भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन की योजना, भारत में बाघों के पुनर्वास और पुनः स्थापित करने पर पुस्तिका और प्रोजेक्ट चीता की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बाघ अभयारण्य की संख्या 58 हो गई है। 2022 तक वनों में बाघों की आबादी दोगुनी करने से सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वीं सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। यह एकीकृत कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल के विजन के तहत घर पर नवजात शिशु की देखभाल और छोटे बच्चों की घर पर देखभाल को एकीकृत करेगा। इस कार्यक्रम में जोखिम आधारित देखभाल, ज़्यादा समय तक घर पर जाकर देखभाल, शुरुआती बचपन के विकास के लिए बेहतर देखभाल, मां के मानसिक स्वास्थ्य की जांच और हर बच्चे की डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यह हर बच्चे के लिए व्यापक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को आगे बढ़ाने में बड़ी उपलब्धि होगी। इसके तहत जन्म से लेकर 36 महीने की उम्र तक घर और समुदाय आधारित देखभाल की निर्बाध व्यवस्था प्रदान की जाएगी। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल के विजन को आगे बढ़ाएगा, जो बच्चे के जीवित रहने, विकास, पोषण और शुरुआती मस्तिष्क विकास के लिए जीवन के पहले 3 वर्षों के महत्व को पहचानता है। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, जो समुदाय आधारित 2 प्रमुख कार्यक्रमों, घर पर नवजात शिशु की देखभाल और छोटे बच्चों की घर पर देखभाल को एक ही व्यापक ढांचे में मिला देगा। इन कार्यक्रमों को एकीकृत करके समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जन्म से लेकर जीवन के पहले 3 वर्षों तक देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करेगा और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों के जीवित रहने, पोषण, स्वास्थ्य विकास और शुरुआती बचपन के विकास को मजबूत करेगा।
पहली बार यह कार्यक्रम उन नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए जोखिम आधारित तरीका अपनाएगा जिसकी पहचान जोखिम वाले बच्चों के तौर पर की गई है। इन बच्चों के जोखिम के स्तर के आधार पर अतिरिक्त होम विजिट के जरिए ज़्यादा गहन फॉलोअप किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत जोखिम वाले नवजात शिशुओं की शुरुआती 42 दिनों में 9 बार तक होम विजिट मिलेगी, जबकि जोखिम वाले बच्चों को 36 महीने की उम्र तक 8 बार होम विजिट मिलेगी। यह कार्यक्रम आशा, एएनएम, सीएचओ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त होम विजिट के जरिए देखभाल की निरंतरता को और मजबूत करेगा। यह जोखिम वाले बच्चों की शुरुआती पहचान, आकलन और प्रबंधन के लिए हर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस पर वेल बेबी सेशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हर महीने शिशु शिविर की भी शुरू करेगा। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में समुदाय आधारित देखभाल के व्यवस्थित हिस्से के तौर पर यह प्रसव के बाद मां के मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग शामिल होगी। साथ ही बच्चों की देखभाल करने वाले के सही व्यवहार, शुरुआती सीखने, उम्र के हिसाब से खेलकूद, बच्चों की सुरक्षा और परिवार की भागीदारी को बढ़ावा देकर सभी होम विजिट कम्युनिटी कॉन्टैक्ट्स में शुरुआती बचपन के विकास ईसीडी के लिए जरूरी देखभाल को भी शामिल करेगा। यह कार्यक्रम निगरानी और देखभाल की निरंतरता को मजबूत करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस, चाइल्ड ट्रैकिंग एप्लीकेशन, रेफरल लूप और अलर्ट मैकेनिज्म जैसी डिजिटल तकनीकी का इस्तेमाल करेगा। ये डिजिटल सिस्टम जननी पोर्टल, यूविन पोर्टल, एमपीसीडीएसआर पोर्टल, आरबीएसके 2.0 पोर्टल और पोषण ट्रैकर के साथ जुड़े होंगे जिससे आभा और बाल आभा आईडी के जरिए आसानी से डेटा का आदान प्रदान और सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी। ये झोपड़ियों, प्रवासी और कम सुविधा वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रणनीतियों के जरिए शहरी इलाकों में घर पर दी जाने वाली देखभाल की ज़रूरत को भी पूरा करेगा। कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देश डिजिटल युग की नई चुनौतियों का भी समाधान करेंगे। इसके तहत जीवन के शुरुआती 3 वर्षों में उम्र के हिसाब से खेलकूद, शारीरिक गतिविधि, मानसिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम और कम शारीरिक मेल जोल का दिमाग के विकास, भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक कौशल पर पड़ने वाले बुरे असर का भी ध्यान रखा जाएगा। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत विकसित भारत के विज़न को ध्यान में रखते हुए हर माँ और बच्चे के लिए सुलभ, समान और अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को और मजबूत करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 16वें CCHFW बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी करेंगे। एनीमिया की तेजी से कम करने के लिए 7x7x7 रणनीति, T4 दृष्टिकोण और राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश। एनीमिया मुक्त भारत अधिक व्यापक, जन केंद्रित, प्रौद्योगिकी सक्षम दृष्टिकोण के साथ एनीमिया मुक्त भारत अभियान होगा। भारत में एनीमिया से निपटने के प्रयासों को गति देने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा 29 जून 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान परिचालन दिशा निर्देश जारी करेंगे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान से एनीमिया मुक्त भारत अभियान का प्रारंभ।
इसके अधिक व्यापक जन केंद्रित और प्रौद्योगिकी आधारित पहल के विकास को दर्शाता है। यह शुभारंभ कार्यक्रम के परिवर्तन को औपचारिक रूप भी देगा। इसके समग्र दृष्टिकोण ने विकास को प्रतिबंधित करता है। इस अभियान में आयरन सप्लीमेंट के से आगे परीक्षण, चिकित्सा प्रबंधन और सही खान पान, डिजिटल ट्रैकिंग और जन चेतना के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी शामिल होगी। इन निर्देशों के तहत 7x7x7 ढांचे के तहत विस्तार किया जाएगा। इसमें 7वां लाभार्थी समूह, 7वां उपाय, 7वां संस्थागत तंत्र शामिल किया जाएगा। जीवन के प्रारंभिक चरण में ही एनीमिया की समस्या के समाधान के महत्व को देखते हुए जन्म के समय कम भार, LBW जैसे शिशुओं 0 से 6 महीने को 7वें लाभार्थी समूह के रूप में शामिल किया जाएगा। आयरन युक्त और विविध आहारों के नियमित सेवन को दैनिक आदत के रूप में सही खान पान के दृष्टिकोण को 7वें उपाय के रूप में शामिल किया जाएगा। जबकि डिजिटल ट्रैकिंग द्वारा समर्थित एक मजबूत निगरानी मूल्यांकन ढांचा प्रयास 7वें संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगा। अभियान की एक प्रमुख विशेषता T3 से T4 में जांच, उपचार, चर्चा और निगरानी दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा। संशोधित रणनीति में हीमोग्लोबिन की जांच को और गहन बनाने राष्ट्रीय एनीमिया प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया का उपचार करने लाभार्थियों को व्यवस्थित निगरानी करके उन्हें रेफरल और फॉलोअप के लिए भेजने और स्वस्थ आहार संबंधी आदतों को प्रोत्साहन करने के लिए लक्षित परामर्श देने पर जोर दिया जाएगा। गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को में गंभीर एनीमिया और उपचार के प्रति उत्तरदायी मामलों के प्रबंधन के लिए फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज और आयरन सुक्रोज का उपयोग करके अंतःशिरा आयरन थेरेपी को एक महत्वपूर्ण नैदानिक उपाय के रूप में शामिल किया जाएगा। इन दिशा निर्देश के माध्यम से लाभार्थी समूहों में एनीमिया सेवाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत डिजिटल प्रणाली स्थापित की जाएगी। गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच के लिए रिकॉर्ड जननी पोर्टल के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे, जबकि बच्चों की रिकॉर्ड RBSK और यूविन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। ये सभी प्लेटफॉर्म एक एकीकृत AMB अभियान पोर्टल से परिवर्तित हो जाएंगे, जिसके व्यापक निगरानी और विश्लेषण और प्रमाण आधारित योजना बनाना संभव होगा। 16वीं CCHFW बैठक के दौरान परिचालन दिशा निर्देशों का विमोचन पोषण और मातृ शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराएगा और एक स्वस्थ और एनीमिया मुक्त भारत की दिशा में प्रगति को और तेज करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। संशोधन के मसौदे का उद्देश्य लाइसेंस बनाने की समय सीमा को कम करना तथा कारोबार में सुगमता को बढ़ाना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राजपत्र के मसौदे की अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसमें चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन संबंधित निर्धारित मानकों का निर्माण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चिकित्सा उपकरणों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और उसमें तेजी लाना। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य विभिन्न जोखिम श्रेणियों के चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंस बनाने की समय सीमा को युक्तिसंगत बनाना है। यह पहल का मकसद कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देना है, नियामक दक्षता में सुधार लाना तथा देश के
उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। चिकित्सा नियम उपकरण 2017 के तहत चिकित्सा उपकरणों के जोखिम के आधार पर 4 श्रेणियों क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें क्लास डी में सबसे अधिक जोखिम वाले चिकित्सा उपकरण शामिल किए गए हैं। इन नियमों के में प्रत्येक श्रेणी के चिकित्सा उपकरण के लाइसेंस बनाने के लिए प्राप्त आवेदनों के निपटाने के लिए वैधानिक समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रस्तावित संशोधनों में इन समय सीमाओं को कम करने की बात की है, ताकि गुणवत्ता सुधार और प्रदर्शन में की स्थापित मानकों से समझौता किए बिना नियंत्रक स्वीकृति अधिक तेजी से प्रदान की जा सके। क्लास बी चिकित्सा उपकरणों जिसमें निम्न के माध्यम से जोखिम वाले उपकरणों जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर, हाइपोडर्मिक सुइयां और पल्स ऑक्सीमीटर शामिल हैं। ये लाइसेंस बनाने वाली समय सीमा को 140 दिनों से घटाकर 115 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह क्लास सी और क्लास डी के चिकित्सा उपकरणों जिनमें उच्च जोखिम वाले उपकरण जैसे हृदय स्टेट, कूल्हे और घुटने के प्रत्यारोपण तथा अन्य हड्डी रोगों संबंधित प्रत्यारोपण शामिल है कि लाइसेंस बनाने की समय सीमा 155 दिन से 90 दिन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समझौते के संशोधन में लाइसेंसिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए भी स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई। इसमें आवेदनों की जांच, अधिसूचित नियमों का द्वारा ऑडिट, अनुपालन का सत्यापन तथा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें नियामक व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता, पूर्वानुमान लगाने और दक्षता लाने की उम्मीद है। इनका लाभ चिकित्सा उपकरण उद्योग के साथ साथ रोगी को भी मिलेगी, क्योंकि इनकी गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों तक अधिक तेजी से पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। मसौदे की अधिसूचना को सभी हितधारकों को सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक किया गया है। राजपत्र केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध है, ताकि सभी हितधारकों के निर्धारित अवधि के भीतर अपने सुझाव और टिप्पणियां भेजने की अनुरोध किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वांगीण सर्वस्पर्शी विकास की नई परिभाषा गढ़ी, दीर्घकालिक नीतियां बनाई, उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की और उन्हें प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा है। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर जन्म मृत्यु डेटा से जुड़कर हर बच्चे को यूनिक आईडी देगा, जिसमें योजनाओं का लाभ स्वतः और समय पर पहुंचेगा। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर लाभार्थी की पहचान, सरकारी पहुंच और योजनाओं की डिलीवरी की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करेगा। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर एकीकृत निगरानी प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंदों तक योजनाओं के प्रभावी लाभ सुनिश्चित करेगा। डीबीटी के माध्यम से मोदी सरकार की ने पारदर्शी और प्रभावी गरीब कल्याण की नई व्यवस्था स्थापित की है। मोदी जी ने 12 वर्षों में गरीबों की पीढ़ियों से चली आ रही अनेक समस्याओं का समाधान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का शुभारंभ किया। पहली बार आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत विजन की नई गति टीम रूरल डेवलपमेंट केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दिया। एकता और सेवा का तंत्र विकसित भारत बिना विकसित गांव के नहीं बनेगा। गांव ही भारत की आत्मा और ताकत है। इन्हें समृद्ध करना हमारा पहला काम है। सिर्फ योजना बनाना नहीं, सही लाभार्थी तक पहुंचाना सबसे बड़ी ड्यूटी है। श्री शिवराज सिंह राष्ट्रीय सम्मेलन में 2 दिन
ग्रामीण समृद्धि का मंथन, पहले दिन अधिकारी, दूसरे दिन देश भर के मंत्री जुटेंगे दिल्ली में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में एआई सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया। ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन के लिए अपनी तरह का पहला एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षा सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। दीक्षा, भारत की डिजिटल शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंच, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा एक खुला मंच है जो देश भर के छात्र और शिक्षक अनेक भाषाओं में अच्छी गुणवत्ता वाली पाठ्यक्रम से जुड़े डिजिटल दीक्षा सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यह शिक्षा मंत्रालय की पीएमई विद्या पहल के एक अहम हिस्सा है जिसका लक्ष्य ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई को जारी रखना है। दीक्षा में को विद्यालयी शिक्षा के लिए देश का वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इस मंच की शुरुआत 2017 में की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा केंद्रीय शैक्षिक और प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से चलाया जाता है। ये किंडरगार्टन से 12वीं तक की पूरी डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराता है।